ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडीवर्स एंड आज मैं आप लोग को स्पेसिमेन पेपर करवाने वाला हूँ बायोलॉजी का जो कि आईसीएसई क्लास 10th का 10th बोर्ड का हमारा 2025 का स्पेसिमेन पेपर है। ठीक है, जो हमें हमारे ऑफिशियल आईसीएसई साइट ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग इसको अभी थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं। मैं यहाँ पे बेसिक रूल आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, बेसिक रूल यहाँ पे क्या लिखा है, बायोलॉजी साइंस पेपर है ये। टाइम अलाउड 2 आवर्स, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80। आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। मैं ये एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉर्मेट पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि पेपर पैटर्न तो आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो आप लोग पहले से देख लिए रहेंगे ना, तो वहां पे जाके आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा और वो चीज फिर आपके पास नहीं रहेगी। आपके दिमाग में सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेगा। टाइम अलाउड आपके लिए पास 2 आवर्स है। ठीक है, आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें लिखना है आपको। एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए आपको 15 मिनट्स एंड देन नेक्स्ट आपको 2 आवर्स अलग से मिलेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए मिलेंगे। एंड देन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कैसे करता था, या वो काफी अच्छा ट्रिक भी है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग जब 15 मिनट्स का पेपर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू जो रहेंगे आपके तुरंत सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू छोटे रहते हैं तो आपको बन जाएगा। पहले एमसीक्यू पूरा सॉल्व कर लीजिए एंड देन आपके जो ऑप्शंस वाले लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में जो ऑप्शंस आते हैं कि दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, वहां पे आप लोग वो सारी चीजें सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा आता है और आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपको पहले से उन 15 मिनट्स में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं सारे, और ये वाली चीजें जो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, द टाइम गिवन एट द एंड ऑफ दिस पेपर टाइम ऑफ दिस पेपर इज द टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर। ठीक है, फिर आपके बाद उसके बाद आपको 15 मिनट्स के बाद बोल दिया जाएगा कि और राइटिंग टाइम स्टार्ट्स नाउ, एंड देन आपको स्टार्ट करना है। सेक्शन ए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कंपलसरी होगा। ठीक है, सेक्शन बी में बोला है आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। सो आई गेस 6 क्वेश्चंस देता है एंड देन यू हैव टू अटेंड एनी 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं पहले हमारे एमसीक्यू की तरफ। यहाँ पे एमसीक्यू बताया भी गया है कि किस टाइप का एमसीक्यू पूछा गया है, कि वो आपके कंसेप्ट बेस्ड है या फिर आपको रिकॉल करना पड़ेगा। मतलब आपने एक बार पढ़ा है, आपको सिर्फ रिकॉल करने से याद आ जाएगा। आपको एनालिसिस करके, मतलब एकदम बुक का जो पूरा एनालिसिस करके आपको उससे बीच में से पूछा गया है, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो पहला आपका सेक्शन ए आता है यहाँ पे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। उसमें पहला क्वेश्चन आपका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड डू नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। तो आपको आपके आंसर शीट में क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, आपको बस लिखना है आंसर नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 है तो आंसर नंबर 1 का फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गिव डैश एंड देन राइट योर ऑप्शन। आपको ऑप्शन नंबर लिखना है, जैसे अगर इसका ऑप्शन यहाँ पे आंसर बी है, ठीक है, ऑप्शन बी है, तो आपको ऑप्शन बी रीनल मेडुला, ये रीनल मेडुला आपको लिखना है। कुछ बच्चे जो ऑप्शन बी बस लिख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन बी रीनल मेडुला, ऐसे आपको आंसर लिखना है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और आपका एमसीक्यू जो है यहाँ पे 15 मार्क्स का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द लूप ऑफ हेनले लाई इन, लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है आपसे पूछ रहा है। लूप ऑफ हेनले किडनी का पार्ट है, ऑब्वियसली आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। लूप ऑफ हेनले जो है किडनी का पार्ट है, हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है। तो लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है आपसे पूछ रहा है। तो लूप ऑफ हेनले पाया जाता है रीनल मेड्यूला में। अब रीनल मेड्यूला से रिलेटेड हम लोग कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं कि रीनल मेड्यूला क्या होता है। ठीक है, रीनल मेड्यूला से रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। रीनल मेडुला इज द इनर मोस्ट, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, रीनल मेडुला इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी इज रीनल मेडुला। हमसे वहां पे क्या पूछा गया कि लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है। ठीक है, वेयर इज लूप ऑफ हेनले सिचुएटेड। सो लूप ऑफ हेनले इज सिचुएटेड इन रीनल मेडुला। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि रीनल मेडुला क्या है और वो कहाँ सिचुएटेड है। तो रीनल मेडुला जो है वो इनर मोस्ट पार्ट है किडनी का। ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स। अब आपने देखा होगा कि रीनल मेडुला जो होता है वो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है, सपोज कि ये किडनी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रीनल मेडुला होगा वो, क्योंकि वो इनर मोस्ट है। अब उसी में से कुछ ऐसे पिरामिड्स निकले रहते हैं, आपने देखा होगा, आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो उनको बोला है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द रीनल पिरामिड्स व्हिच आर कोन शेप्ड टिश्यूज। ठीक है, अब रीनल पिरामिड्स क्या है? दे आर कोन शेप्ड टिश्यूज। The medulla plays a crucial role in the concentration of urine
इट हियर्स अ बिट मोर डिटेल अबाउट इट्स फंक्शंस। ठीक है, आपको फंक्शंस के बारे में भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे आपको मेन फंक्शन क्या दिया हुआ है कि the renal medulla plays a crucial role in the sorry plays a crucial role in the concentration of urine, यानी यूरिन का जो कंसंट्रेशन होगा वो उसको कंट्रोल करता है रीनल मेडुला। अब उसके फंक्शंस को देख लेते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, वही जो सबसे इंपॉर्टेंट है। द रीनल मेडुला contains loop of Henle and collecting ducts which work together to concentrate urine by reabsorbing water and salts। तो जब आपका यूरिन है जो कि वाटर फॉर्म में है पहले, वो आपका रीनल मेडुला से अगर गुजर रहा है तो रीनल मेडुला में जो है लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो एक साथ काम करते हैं टू कंसंट्रेट द यूरिन। अब कंसंट्रेट कैसे कर रहे हैं, बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आपने जो वाटर ड्रिंक किया है या फिर जो भी लिक्विड कंज्यूम किया है उसमें जो वाटर कंटेंट है और सॉल्ट कंटेंट है उसको रीअब्सॉर्प्शन वहां पे होता है और आपका यूरिन जो है वहां पे कंसंट्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूं तो उसका दूसरा काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, रीनल मेडुला का और क्या काम है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखो आपको एमसीक्यू यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है कि लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होता है, बच्चे पढ़ के आएंगे उनको पता होगा रीनल मेडुला, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रीनल मेडुला क्या है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, रीनल मेडुला के अंदर क्या क्या आता है, रीनल मेडुला का फंक्शन क्या क्या आता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया या आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे तो सैंपल पेपर बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे उसका आंसर रट लेंगे, ऐसा नहीं करना है। वो क्वेश्चन जो आपको आया हो सकता है उसी क्वेश्चन से थोड़ा और अलग आ जाए वही कंसेप्ट यूज करके। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा है लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट है, रीनल मेडुला हो गया, ऐसा नहीं है। रीनल मेडुला कहाँ है, रीनल मेडुला क्या होता है, रीनल मेडुला का फंक्शन क्या है, सब आपको जानना है। ठीक है, तो रीनल मेडुला का पहला फंक्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। द किडनीज हेल्प रेगुलेट द ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड which can be altered by the adjustment and the amount of water reabsorbed। ठीक है, अब इसमें और देख लेते हैं हम लोग और क्या दिया हुआ है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी एक फंक्शन है रीनल मेडुला का। द मेडुला इज इन्वॉल्व इन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। तो हमने पढ़ा रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है वाटर एंड सॉल्ट्स, तो सॉल्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं, सोडियम पोटेशियम आते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करते, इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे मतलब होता है सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो हमारे बॉडी में वाटर है उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, वाटर और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है या कंटेंट होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है कौन, रीनल मेडुला। कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सो ये था आपका कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से आना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, रीनल मेडुला, लूप ऑफ हेनले लाई इन रीनल मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द एंटीसेप्टिक प्रेजेंट इन टीयर्स। ठीक है, आपके जो टीयर्स होते हैं, आंसू, उसमें एक एंटीसेप्टिक प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है भाई एंटीसेप्टिक, ताकि आईज में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हम लोग कई बार जो है वो धूल भरी जगहों से गुजरते हैं। ठीक है, तो डस्ट वगैरह हमारे आईज में चले जाते हैं, तो अभी तक तो इन्फेक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग हर रोज तो आई ड्रॉप वगैरह कुछ डालते नहीं है ना। ठीक है, हर रोज तो या हर कोई तो आई ड्रॉप वगैरह डालते नहीं, कुछ लोग को एलर्जी भले ही हो जाती है, लेकिन नॉर्मली मतलब एक हेल्दी पर्सन में हमारे टीयर्स में ही एंटीसेप्टिक प्रेजेंट होता है, उसका नाम हमसे पूछा गया है। आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइसोसोम या लाइसोसोम। लाइसोसोम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आयोडीन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होगा लाइसोजाइम। ठीक है, आपका आंसर है लाइसोजाइम। अब देख लेते हैं लाइसोजाइम क्या होता है, एक बार इसका कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कि लाइसोजाइम क्या होता है। लाइसोजाइम, इट इज फाउंड इन टीयर्स, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल वॉल्स इफेक्टिवली किलिंग द बैक्टीरिया। तो हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया को सबसे आसान है किल करने का तरीका क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करना। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देना। तो लाइसोजाइम जो हमारे आईज यानी हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है, इट to degrade the bacterial cell or to break down the bacterial cell wall
ठीक है, तो सेल वॉल ब्रेक हो गया बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया जो है वो अपने आप ही किल हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, सो लाइसोजाइम का फंक्शन यही होता है। आपको एमसीक्यू में एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। हो सकता है कई बार आपको एमसीक्यू में आंसर नहीं पता हो, तो आपको बाकी ऑप्शंस जो है, सारे ऑप्शंस को देखना है, उसमें से आपको एलिमिनेट करते जाना है कि ये ऑप्शन तो नहीं ही हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं ही हो सकता। फिर दो अगर आपके पास ऑप्शन बच रहे, उन दो में से भी आपको देखना है कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट होगा। तो भी कई बार आपका एमसीक्यू जो है वो सही निकल जाता है, अगर एकदम आपसे नहीं बन रहा है तो। वैसे तो आपको सब पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ बच्चे जो है थोड़े घबरा जाते हैं असर्शन रीजन में, लेकिन इसमें नहीं घबराना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको असर्शन रीजन में मेन आपका क्या होता है, मेन आपको जो लाइन दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर कहीं पे नॉट वर्ड दिया है, अगर कहीं पे नॉट वर्ड दिया है तो उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है, तो आपको नॉट वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, असर्शन आपको दिया हुआ है, द फीटस रिस्पायर्स बट डज नॉट ब्रीथ। द फीटर जो एक फीटस होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, बट ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं करता है। अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन ये दोनों बहुत ही अलग अलग है। ठीक है, हम लोग जनरली ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं कि ह्यूमन बींग्स या जो भी लिविंग बींग्स है वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, वो ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों टर्म्स जो है रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, दोनों का बहुत अलग मतलब निकल जाता है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है असर्शन में द फीटस रिस्पायर्स बट डज नॉट ब्रीथ। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे तो सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजन क्या दिया हुआ है कि फीटर रेस्पिरेशन क्यों करता है, ब्रीथिंग क्यों नहीं करता है। तो रीजन बोल रहा है कि द मैटरनल ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन टू द फीटस थ्रू प्लासेंटा। सो देखो, मेन रेस्पिरेशन का यहाँ पे, सॉरी, ब्रीथिंग का यहाँ पे काम क्या होता है, ब्रीथिंग का और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग का काम होता है टू टेक एयर इन एंड टू टेक द कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। ठीक है, टू टेक द एयर इन, जिसमें से ऑक्सीजन हमारा जो ब्लड में मिक्स हो जाता है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा बाहर आ जाता है। रेस्पिरेशन जो है एक सेल्यूलर प्रोसेस है। अभी मैं देखता हूँ, कंसेप्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि मेटरनल ब्लड जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, ठीक है, फीटस को, इसीलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। तो आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब इसके कंसेप्ट में आ जाते हैं, जल्दी से हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे पहले आपको ब्रीथिंग की डेफिनेशन दी हुई है और आपको पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखनी है। तो आपको दोनों की डेफिनेशन जब क्लियर हो जाएगी तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर थ्रू द लंग्स। ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है, जो हम लोग नोज है हमारा, उससे हम लोग इनहेल करते हैं एयर को, और हमारे नोज से ही हम लोग एयर को एक्सहेल कर देते हैं थ्रू लंग्स। ठीक है, थ्रू लंग्स, लंग्स तक हम एयर को ले जाते हैं, एंड देन लंग्स से ही हमारा एयर जो है बाहर आ जाता है। उसमें मेन इनिशियल पॉइंट जो हमारा नोज होता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहा है। फिजिकल प्रोसेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल या फिर सेल्यूलर प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन जो है वो आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है, दैट अकर्स विद इन द सेल्स। रेस्पिरेशन जो है विद इन द सेल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है रेस्पिरेशन में, जो आपका ऑक्सीजन जा रहा है, पहले ब्रीथिंग हुआ। ठीक है, पहले जो है फर्स्ट जो है आपका ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग हो रहा है। फर्स्ट आपने ब्रीथिंग प्रोसेस किया, विच इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो ब्रीथिंग में आपने क्या किया, एयर इनहेल किया, आपने एयर इनहेल किया। आपने क्या किया, पहले एयर इनहेल किया, इनहेल एयर। अब उस एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आपके सेल से अटैच होके वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो आपके सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, उससे, वेयर ऑक्सीजन यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, वहां पे जाके वो ग्लूकोज से मिक्स होके आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब जब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पैदा होते हैं।
तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जो कि बाय प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट्स की तरह रिलीज कर दिए जाते हैं। इनहेल आपने एयर किया, देन क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो आपके ग्लूकोज के साथ मिक्स होके, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ मिक्स होके आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एज बाय प्रोडक्ट्स। तो ये आपका रेस्पिरेशन है, ठीक है, ये आपका रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, दोनों का हमने क्या देख लिया, हमने दोनों का डेफिनेशन देख लिया। अब हम लोग असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। वहां पे बोल रहा है कि फीटस जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, ना कि ब्रीथिंग प्रोसेस। अब ब्रीथिंग प्रोसेस क्यों नहीं करता है भाई, पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन फीटस में कैसे होता है। द प्लासेंटा इज अ क्रूशियल ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द फीटस टू द मदर्स ब्लड सप्लाई। प्लासेंटा जो होता है, प्लेसेंटा जो कि मदर में होता है, एंड इट इज कनेक्टेड टू द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड में के जरिए फीटस और मदर जो है वो दोनों कनेक्टेड रहते हैं। और मदर का जो प्लासेंटा है, जो क्रूशियल ऑर्गन है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लासेंटा इज अ वेरी क्रूशियल ऑर्गन विच इज कनेक्टेड टू द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। फीटस एंड मदर बोथ आर कनेक्टेड, ठीक है, फीटस एंड मदर जो होते हैं वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। मदर का जो एक ऑर्गन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रहता है, वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इट इज प्लासेंटा। दैट प्लासेंटा इज कनेक्टेड थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दैट अम्बिलिकल कॉर्ड इज कनेक्टिंग बोथ मदर एंड द फीटस। प्लासेंटा का काम क्या होता है, व्हाई इट इज अ क्रूशियल ऑर्गन, बिकॉज इट कनेक्ट्स फीटस टू द मदर्स ब्लड सप्लाई। अब फीटस है, उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, मदर से ही मिल रहा है, लेकिन वो कनेक्टेड कैसे है मदर के ब्लड सप्लाई से, थ्रू द प्लासेंटा। एंड प्लासेंटा जो है मदर का, वो किस के थ्रू कनेक्टेड है फीटस से, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मदर का जो प्लासेंटा रहता है वो, इट इज कनेक्टेड थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड टू द फीटस। एंड क्या काम है प्लासेंटा का, दैट इट कनेक्ट्स द मदर्स ब्लड सिस्टम टू द फीटस। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या होता है, अब कनेक्टेड है दोनों का, मदर का ब्लड सप्लाई जो है वो फीटस से कनेक्टेड है, तो अब इसमें क्या होगा, इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द मदर एंड फीटस। रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन को यूज करेगा टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट की तरह निकल जाएगा। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस तो यहाँ पे हो रहा है। रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए, देखो बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, अभी ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के लिए हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या था, सबसे पहला फिजिकल प्रोसेस ब्रीथिंग। सबसे पहला प्रोसेस ब्रीथिंग था, ठीक है, तभी तो रेस्पिरेशन होगा। जब हम ब्रीथ करेंगे एयर को, तभी तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तभी तो वो ग्लूकोज के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलेगा। अब फीटस वाले केस में क्या हो रहा है कि मदर का ब्लड सप्लाई जो है वो फीटस से जुड़ा हुआ है थ्रू द प्लासेंटा। तो क्या हो रहा है, वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जा रहा है। तो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जा रहा है, तब वहां पे फीटस को ब्रीथिंग की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस पहले से ही हो जा रहा है। तो इसीलिए जो है फीटस डज द रेस्पिरेशन एंड डज नॉट ब्रीथ। ठीक है, फीटस रेस्पायर एंड डज नॉट ब्रीथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। फीटस रेस्पायर एंड डू नॉट ब्रीथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड लाइन को ध्यान से समझो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है the fetus is surrounded by amniotic fluid inside the womb. As the lungs are filled with this fluid, they aren't used to they aren't used for gas exchange. अब obviously lungs के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो लंग्स के थ्रू ही कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पे एक और रीजन क्या दे, एक रीजन मैंने दे दिया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस पहले ही हो जा रहा है, तो वहां पे ब्रीथिंग की जरूरत नहीं है। अब दूसरा रीजन ये क्या बोल रहा है कि जो फीटस का जो फीटस जो है वो वोम में, जो मदर के वोम होते हैं उसमें
वो एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा घिरा हुआ होता है। ठीक है, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा यूटरस में एक एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर एक उसके अंदर जो है फीटस प्रेजेंट होता है और फीटस के सराउंडिंग्स में सारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो अब एमनियोटिक फ्लूइड सब जगह प्रेजेंट है, तो उनके लंग्स में भी जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो घुसा हुआ होता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड भी एंटर कर जाता है उनके लंग्स में, तो ऑब्वियसली वो लंग्स के थ्रू तो वहां पे ब्रीथ नहीं ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन रीजन ये होगा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस पहले ही हो जा रहा है, बिकॉज प्लासेंटा इज कनेक्टिंग द मदर्स ब्लड सप्लाई टू द फीटस। तो इसी कारण रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जा रहा है, इसीलिए क्या यहाँ पे ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज को एक बार और देख लेना, वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया होगा तो एक बार फिर से देख लेना। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ अगर, तो स्लो करके देख लेना। अगर आपको स्लो लग रहा है, आपको मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग फास्ट करके देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमने ये क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत दिमाग लगाना है। असर्शन रीजन को मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स दैट इज डिनोटेड बाय P and the semilunar valve which is denoted by Q, देन फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के साथ और क्या होगा सेमिलुनर वाल्व्स के साथ। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम लोग देखते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, पहला होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारा हार्ट है, डायग्राम अभी मत देखना, मैं नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। ये दांत जैसा दिख रहा है, टूथ जैसा हो गया, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे आते हैं एंड देन ये ऐसे जाते हैं। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं इसको सिंपल वे में बना देता हूँ। मैं आपको नॉर्मल बॉक्स के फॉर्म में बताता हूँ। ये ऑरिकल हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, ए वी। अब ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल्स जो यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड जो है वो कहां से आता है, ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ब्लड फ्लो जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल होता है। तो वहां पे क्या होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। आपको यहाँ पे वर्ड से समझना है, एट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकुलर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो एट्रिया, ऑरिकल को एट्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऑरिकल जो है वो प्लूरल है, एट्रिया जो है वो सिंगुलर है। तो एट्रिया वेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ये दोनों के बीच में जो वैल्व प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वैल्व प्रेजेंट है वही एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाता है। यानी इन ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वही हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है। तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब क्या होगा, सेमीलुनर सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाएगा। तभी तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होगा, है ना, तभी तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो खुल जाएगा। सेमीलुनर वाल्व क्या होता है, सेमीलुनर वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द वेंट्रिकल एंड द एओटा। अब एओटा से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो सीधा बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और एओटा में कहां आता है, वेंट्रिकल से आता है। अब वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल और ऑरिकल के बीच, सॉरी, वेंट्रिकल और एओटा के बीच में सेमीलुनर वाल्व प्रेजेंट होता है। तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब सेमीलुनर वाल्व बंद हो जाता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाता है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब आपका सेमीलुनर वाल्व खुल जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल से एओटा में जाना है और उन दोनों के बीच में सेमीलुनर वाल्व है। तो जब ब्लड को फ्लो करना है तब भी तो वो गेट खुलेगा, वाल्व को एक गेट की तरह समझो, है ना। तो वेंट्रिकल और जो एयोटा है उसके बीच का गेट खुलेगा, तभी तो ब्लड फ्लो करेगा, और वहां पे बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है, उन दोनों के बीच में भी जगह है। तो हो सकता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड जो है वो वापस से ऑरिकल में चला जाए। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज हो जाता है एंड सेमीलुनर वाल्व जो है वो खुल जाता है। अगेन मैंने ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर एक कार्ड्स का ऑप्शन आता है, जो यूट्यूब वीडियो देखते रहोगे तो ये वाला जब मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा तो ऊपर में ऐसे फ्लैश करेगा वो चीज,
तो आप लोग उसमें क्लिक करके ये वाला कंसेप्ट देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, आपको अभी भी मैंने समझा दिया है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो यहाँ पे क्लोज होगा और क्यू जो है वो ओपन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर है। पी यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो क्लोज होगा एंड क्यू सेमिलुनर वाल्व जो आपका ओपन होगा। ये मैंने 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, कंसेप्ट के साथ करवाए हैं, करके थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आपको सारी जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया हो एंड आपको आपका पेपर पैटर्न थोड़ा बहुत समझ, वैसे तो हमने 25% भी नहीं, 5% भी नहीं किया है पेपर का, लेकिन मैं आपको पूरा सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई तो आपको वीडियो लाइक करनी है प्लीज, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स एंड ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।